दोस्तों स्माइल 2 ये एक हॉरर मूवी है जो कि हमें नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये एक तरह से अभी पैरामाउंट पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका इनके द्वारा संभाला जा रहा है। तो पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हूँ, उसके प्री प्रोडक्शन रिलीजन कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। स्माइल 2 एक आगामी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसे पार्कर फिन ने लिखा और निर्देशित किया है। स्माइल 2022 की अगली कड़ी में फिल्म में नाओमी स्कॉट एक पॉप गायिका की भूमिका में है जो दौरे पर जाने से पहले लगातार परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर देती है। इसमें रोजमेरी डेविड, लुकास केज, माइल्स गुटिरेज-रिले, पीटर जैकबसन, राउल कैस्टिलो, डायलन गेलुला और रे निकोलसन भी है। साथ ही काइल गैलन भी पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराते हैं। मार्च 2023 में पहली फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद फिन ने अतिरिक्त हॉरर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की। अगले अप्रैल में स्माइल का सीक्वल प्री प्रोडक्शन में प्रवेश कर गया, जिसमें फिन लेखक और निर्देशक के रूप में वापस आ गए। जनवरी से मार्च 2024 तक न्यूयॉर्क में विभिन्न स्थानों पर मुख्य फोटोग्राफी की गई। स्माइल 2 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाना है। आधार पॉप सनसनी स्काई रिले को लगातार परेशान करने वाली और चुनौतीपूर्ण घटनाओं का अनुभव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह एक नए विश्व दौरे पर जाने वाली है और उसे अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए अपने अंधेरे अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। 2. श्रेष्ठ तस्वीर। गालना नाओमी स्कॉट, स्काई रिले, एक प्रसिद्ध पॉप संगीत रिकॉर्डिंग कलाकार। रोजमेरी डेविड, काइल गैलन, जोएल, एक पुलिस अधिकारी जो स्माइल एंटिटी से अभिशप्त है। लुकास गेज, लुइस, स्काई का दोस्त। माइल्स गुटिरेज-रिले, पीटर जैकबसन मॉरिस के रूप में। 3. राउल कैस्टिलो, डायलन गेलुला, रे निकोलसन, ड्रयू बैरीमोर स्वयं के रूप में। उत्पादन स्माइल के लेखक और निर्देशक पार्कर फिन ने जानबूझकर पहली फिल्म के कुछ हिस्सों को अस्पष्ट छोड़ दिया, जिसमें कई कथानक अनसुलझे थे, ताकि सीक्वल में उन विवरणों को तलाशने का अवसर मिल सके। 4. उन्होंने कहा कि जबकि अतिरिक्त किश्तें इकाई की पिछली कहानी का पता लगा सकती है, वह इसकी रहस्यमय प्रकृति को बरकरार रखना चाहेंगे, यह कहते हुए कि एक अनुवर्ती फिल्म पहली फिल्म से काफी अलग होगी, क्योंकि उनका मानना था कि स्माइल की दुनिया में अभी भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें तलाशने की जरूरत है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इसमें एक नया, रोमांचक, ताजा तरीका हो जिसकी दर्शकों को उम्मीद नहीं है। 4, 5, 6 मार्च 2023 में स्माइल की व्यावसायिक सफलता के बाद फिन ने अतिरिक्त हॉरर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर। 7. अगले महीने 2023 सिनेमाकॉन में पैरामाउंट ने घोषणा की कि स्माइल के सीक्वल को हरी झंडी मिल गई है और प्री प्रोडक्शन में प्रवेश कर गया है, जिसमें फिन लेखक और निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 8. दिसंबर 2023 में नाओमी स्कॉट को एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। 9. 2024 की शुरुआत में लुकास केज, रोजमेरी डेविड, डायलन गेलुला, राउल कैस्टिलो और माइल्स गुटिरेज-रिले कलाकारों में शामिल हुए। 10, 11, 12 काइल गैलन ने पहली फिल्म से जोएल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 13 सितंबर 2024 में यह पता चला कि ड्रू बैरीमोर फिल्म में खुद के रूप में दिखाई देंगे। 14 मुख्य फोटोग्राफी जनवरी से मार्च 2024 तक हडसन वैली, न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें न्यूबर्ग, पॉफकीप्सी, वेपिंगर्स फॉल्स, अल्बानी और न्यूयॉर्क शहर में प्राथमिक स्थान थे। 15, 16 संगीत स्माइल 2, द स्काई रिले ईपी द्वारा स्काई रिले जारी किया 11 अक्टूबर 2024। शैली जल्दी से आना, लंबाई 17:58, लेबल इंटरस्कोप, निर्माता इडारोज,
नाओमी स्कॉट कालक्रम, वादे, 2016, स्माइल 2, द स्काई रिले ईपी, 2024, स्माइल 2, द स्काई रिले ईपी से एकल, ब्लर ऑन व्हाइट सेटिन, रिलीज 18 जून 2024, ग्रीव्ड यू, रिलीज 13 सितंबर 2024, रेथ ऑफ मी, रिलीज 11 अक्टूबर 2024, स्माइल 2, द स्काई रिले ईपी अंग्रेजी अभिनेत्री और गायिका नाओमी स्कॉट द्वारा स्काई रिले नाम से एक साउंड ट्रैक एक्सटेंडेड प्ले ईपी है। 11 अक्टूबर 2024 को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के माध्यम से रिलीज किया गया था। 17 पृष्ठभूमि, 8 जून 2024 को @SkyRallyNation इंस्टाग्राम अकाउंट ने स्काई रिले नामक एक पॉपस्टार के एक नए युग को छेड़ना शुरू किया। 13 जून को ब्लरी डिस्गस्टिंग ने कलाकार और उसके नए संगीत को बढ़ावा देने वाले प्रचार बिलबोर्ड देखे। 18 जून को ब्लर ऑन व्हाइट सेटिन नामक एक गीत इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था और फिल्म के पहले ट्रेलर में दिखाया गया था। 20 फिल्म को 2024 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में दर्शकों के साथ प्रचारित किया गया था। 21 दूसरा एकल, ग्रीव्ड यू, 13 सितंबर को जारी किया गया था। 22 पार्कर जे. फिन, जन्म 18 मार्च 1987, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने हॉरर फिल्में स्माइल 2022 लिखी और निर्देशित कीं, जो उनकी लघु फिल्म लॉरा इज नॉट स्लीप 2020 पर आधारित थी, और इसका सीक्वल स्माइल 2 2024। प्रारंभिक जीवन, फिन का जन्म 18 मार्च 1987 को ओहियो के बाथ में हुआ था। 1-2 उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में पढ़ाई की, फिर चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2011 में स्क्रीन राइटिंग MFA प्राप्त किए। 3-4 आजीविका, फिन की 2018 की लघु फिल्म द हिड बिहाइंड पैनिक फेस्ट और 2019 में पोर्टलैंड हॉरर फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गईं। 5-6 फिन ने चैपमैन यूनिवर्सिटी डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट के स्टेज बी में लॉरा एजेंट स्लिप फिल्माई। लघु ने SXSW 2020 में स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। 4 फिन की पहली फीचर फिल्म स्माइल उनकी लघु फिल्म लॉरा एजेंट स्लिप पर आधारित थी। 7 स्माइल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूल हॉरर फिल्म बन गई। 8 2023 में फिन ने अतिरिक्त फीचर फिल्मों को लिखने, निर्माण करने और निर्देशित करने के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ एक बहुवर्षीय फर्स्ट लुक डील में प्रवेश किए। 8-9 वह स्माइल 2 लिखने और निर्देशित करने के लिए लौटे, जिसे 2024 में रिलीज किया जाना था। 10 जून 2024 में यह बताया गया कि फिन पोजेशन की रीमेक लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। नाओमी स्कॉट, जन्म 6 मई 1993, एक ब्रिटिश एक अभिनेत्री और गायिका है। लंदन के हाउंसलो में जन्मी स्कॉट ने अपने करियर की शुरुआत डिज्नी चैनल सीरीज लाइफ बाइट्स 2008 से 2009 में एक प्रमुख भूमिका के साथ की और टेलीविजन म्यूजिकल फिल्म लेमोनेड माउथ 2011 में अभिनय करके व्यापक पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्होंने चार्ट टॉपिंग एपिनेमस साउंड ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज टेरा नोवा 2011 और सुपरहीरो फिल्म पावर रेंजर्स 2017 में अभिनय किया। 2019 में स्कॉट ने एक्शन कॉमेडी चार्लीज एंजल्स और फंतासी फिल्म अलादीन में अभिनय किया। बाद वाली फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने नेटफ्लिक्स थ्रिलर मिनिसीरीज एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन, स्कॉट का जन्म 6 मई 1993 को लंदन के हाउंसलो में हुआ था। 2 उनके पिता अंग्रेज और मां भारतीय थीं। 3 उनकी मां उषा स्कॉट नी जोशी, जो युगांडा में पैदा हुई थी और छोटी उम्र में यूनाइटेड किंगडम चली गई, गुजराती है। 4, 5, 6 स्कॉट का एक बड़ा भाई भी है, जोशुआ। 7, 8 साल की उम्र में वह और उसका परिवार वुडफोर्ड, लंदन चले गए। 8 जहां उसके माता पिता दोनों ब्रिज चर्च में पादरी थे। 9 वह गॉस्पेल और R&B संगीत, विशेष गायक किम बुरेल,
मैरी मैरी और किर्क फ्रैंकलिन को सुनते हुए और चर्च में गाते हुए बरी हुई। 10. उन्होंने एसेक्स के लॉटन में डेवनेंट फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई की। 11. उन्होंने टेरा नोवा सीरीज में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए ए लेवल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 12. आजीविका। प्रारंभिक कैरियर 2008 से 2018। स्कॉट को ब्रिटिश पॉप गायिका केली ब्रायन ने गर्ल ग्रुप इटर्नल से खोजा था, जिन्होंने उन्हें एक ग्राहक के रूप में साइन किया था। 13. वह ब्रिटिश गीतकारों और निर्माताओं जेनोमेनिया के साथ काम करने लगीं। 14. 2014 में यूट्यूब चैनल रीलोड ने उनकी रीलोड सेशंस श्रृंखला के हिस्से के रूप में उनकी विशेषता वाले 2 वीडियो प्रकाशित किए। 15. 16. उनकी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका डिज्नी चैनल यूके सीरीज लाइफ बाइट्स थी। 2010 में उन्हें प्रशंसित 2011 डिज्नी चैनल की मूल फिल्म लेमोनेड माउथ में मोहिनी मो बंजारी के रूप में लिया गया, जो किसी अमेरिकी प्रोडक्शन में उनकी पहली भूमिका थी। 17. 18. उन्होंने कोलाइडर से कहा कि मुझे यह भी याद है कि मुझे पहली बार शिल्प सेवाओं से परिचित कराया गया था और मेरे लिए यह यूएस प्रोडक्शन है और मैं ऐसी थी, ओह माय गॉड, उनके पास कैंडी की एक ट्रॉली है जो अभी अभी आई है और मेरे लिए मैंने बस सोचा मैंने इसे बना लिया है, यह वही है जो मैं चाहता था। यह सब इसी के बारे में है, यह सब एक ट्रॉली पर कैंडी के बारे में है। 18. द ओबेरलिन रिव्यू के खालिद मैककेला का मानना था कि स्कॉट बिल्कुल शानदार है। 1. उन्होंने फिल्म के व्यावसायिक रूप से सफल साउंड ट्रैक इसे बिलबोर्ड की सभी समय के 100 महानतम डिज्नी गानों की सूची में शामिल किया गया था। 21. उसी वर्ष उन्हें साइंस फिक्शन सीरीज टेरा नोवा में मैडी शैनन के रूप में लिया गया, जिसका प्रीमियर सितंबर 2011 में फॉक्स पर हुआ था। 22. सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था। 23. 2013 में स्कॉट अपने लेमोनेड माउथ की सहकलाकार ब्रिजिट मेंडलर के गीत हरिकेन के संगीत वीडियो में दिखाई दी। अगस्त 2014 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना पहला ईपी इनविजिबल डिवीजन जारी किया। 24. स्कॉट को रिडले स्कॉट की द मार्टियन में रयोको के रूप में लिया गया था। उसने अपने दृश्य फिल्माए, लेकिन उनमें से अधिकांश, जिसमें स्कॉट के बोलने का हर दृश्य भी शामिल है, को अंतिम कट से हटा दिया गया, जिससे वह प्रभावी रूप से फिल्म में एक अतिरिक्त बन गईं। 25. स्क्रीन इंटरनेशनल ने स्कॉट को अपने 2015 के स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक चुना। 26 अक्टूबर में उन्हें इसी नाम की टीवी श्रृंखला के फिल्म रूपांतरण पावर रेंजर्स 2017 29 फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, जिसने $105 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $142 मिलियन की कमाई की। 30-31 कैरियर प्रगति 2019 वर्तमान 2019 में चार्लीज एंजेल्स के कलाकार। 2019 में स्कॉट ने अलादीन में राजकुमारी जैस्मीन के रूप में अभिनय किया, जो डिज्नी की 1992 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण था। 32-33 मध्य पूर्वी या अरब अभिनेत्री पर स्कॉट की कास्टिंग ने टिप्पणी को आकर्षित किया। 34 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए अपनी समीक्षा में आलोचक मिक लासेल ने स्कॉट को फिल्म का असली सितारा पाया और कहा कि वह अपने नए पावर एंथम स्पीचलेस के लिए सब कुछ देती है और देती है। 35 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने लिखा कि स्कॉट स्पीचलेस के अपने प्रदर्शन में बिल्कुल चमकती है। 36 अपनी भूमिका के लिए स्कॉट ने च्वाइस मूवी एक्ट्रेस साइंस फाई फंतासी के लिए 3 च्वाइस अवार्ड जीता। 39-40 इसके अलावा 2019 में स्कॉट ने क्रिस्टन स्टीवर्ट और एला बालिंस्का के साथ एक्शन कॉमेडी चार्लीज एंजेल्स में 3 लीड में से एक के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम की फ्रेंचाइजी के भीतर तीसरी किस्त थी, जो नवंबर में रिलीज हुई। 41-42 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 43 2022 में
स्कॉट ने नेटफ्लिक्स सीरीज एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल में संसदीय सहयोगी ओलिविया लिटन की भूमिका निभाई। 44 वह अगली बार स्माइल 2। 45 साइंस फिक्शन फिल्म डिस्टेंट। 46 महाकाव्य रोमांस फिल्म इटर्नल रिटर्न। 47 और क्राइम कॉमेडी फिल्म विजार्ड्स में अभिनय करेंगी। 48 व्यक्तिगत जीवन स्कॉट एक ईसाई है। 49 वह ईसाई धर्मार्थ संगठन कंपैशन इंटरनेशनल की यूके राजदूत है जो गरीबी में रहने वाले बच्चों और परिवारों को प्रायोजित करती है। 56 वह त्वचा की स्थिति एक्जिमा से पीड़ित है। 51 वह कराटे में ब्लैक बेल्ट रखती है। उन्होंने अपनी युवावस्था से ही इसका अध्ययन किया है जिसे वह पावर रेंजर्स और चार्लीज एंजेल्स में अपनी भूमिकाओं के लिए मददगार मानती है। 52 53 जून 2014 में स्कॉट ने 4 साल की डेटिंग के बाद इंग्लिश फुटबॉलर जॉर्डन स्पेंस से शादी कर ली। 54 55 जब वह 16 साल की थी तब दोनों की मुलाकात चर्च में हुई थी। 12 56 रोजमेरी ब्रैडॉक डेविड 1 2 जन्म 26 अक्टूबर 1971 3 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। डेविड ने फॉक्स टेलीविजन सीरीज स्टैंड ऑफ 2006-07 में एमिली लेहमैन की भूमिका निभाई जिसमें उनके भावी पति रॉन लिविंगस्टन के साथ सहकलाकार थीं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टारा में चारमाइन क्रेन भी थी। वह 2008 की रेचल गेटिंग मैरिड में शीर्षक चरित्र भी थीं जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म ला ला लैंड में रयान गोसलिंग की बहन लॉरा वाइल्डर की भूमिका निभाई। उन्होंने हॉरर थ्रिलर पोल्टरजिस्ट 2015 में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन डेविड का जन्म फ्लशिंग, क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह रोजमेरी ब्रैडॉक और केनी डेविड की बेटी है। वह पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन जेम्स जे. ब्रैडॉक की पोती है। 4 और उन्होंने फिल्म सिंड्रेला मैन में पड़ोसी सारा विल्सन की भूमिका निभाई जिसमें जेम्स जे. ब्रैडॉक के जीवन को दर्शाया गया था। डेविड न्यू जर्सी के हनोवर टाउनशिप में रहती थीं और व्हिपनी पार्क हाई स्कूल से स्नातक है। 5 उन्होंने कई हाई स्कूल प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 6 7 उन्होंने हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय में न्यू कॉलेज में भाग लिया जहां उन्होंने रचनात्मक अध्ययन में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 हॉफस्ट्रा में रहते हुए वह अल्फा फी में भी शामिल हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क के द एक्टर्स सेंटर में अतिरिक्त प्रशिक्षण लिया। 6 आजीविका 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डेविड ने जोनाथन डेम द्वारा निर्देशित फिल्म रेचल गेटिंग मैरिड 2008 में एनी हैथवे के साथ रेचल की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने कई आलोचकों के पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सैटेलाइट पुरस्कार जीता। 9 अन्य फिल्म क्रेडिट में जेसन रीटमैन की मेन, वीमेन, एंड चिल्ड्रन, माइकल क्वेस्टा की किल द मैसेंजर के साथ जेरेमी रेनर, गस वान सेंट की प्रॉमिस्ड लैंड के साथ मैट डेमन और लिन शेल्टन की योर सिस्टरस सिस्टर के साथ एमिली ब्लंट और मार्क डुप्लास शामिल है। 2016 में डेविड डेमियन चेजेल के संगीत में रोमांस ला ला लैंड में रयान गोसलिंग और एम्मा स्टोन के साथ दिखाई दिए। डेविड जेमी डैग द्वारा निर्देशित इंडी थ्रिलर स्वीट वर्जीनिया में दिखाई। टेलीविजन पर डेविड को टोनी कोलेट के साथ शोटाइम कॉमेडी सीरीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा के 3 सीजन में देखा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा में अपनी भूमिका के अलावा डेविड ने एएमसी सीरीज मैड मेन में भी काम किया जिसमें उन्होंने शो के पहले सीजन में डॉन ड्रेपर, जॉन हैम की बोहेमियन मालकिन मिज डेनियल की भूमिका निभाई। वह निर्देशक जोडी फोस्टर के लिए ब्रिटिश सीरीज ब्लैक मिरर के 4थे सीजन में दूसरे एपिसोड में दिखाई दीं। डेविड ने कई ऑफ ब्रॉडवे नाटकों में अभिनय किया है। 10 सबसे उल्लेखनीय रूप से उन्होंने सेकंड स्टेज थिएटर में जॉन पैट्रिक शैनली के डैनी एंड द डीप ब्लू सी में अभिनय किया। 6 अटलांटिक थिएटर कंपनी में जॉर्ज एस. कॉफमैन के द बटर एंड एग मैन। 6 और क्रेग लुकास की स्मॉल ट्रेजेडी जिसके लिए पूरी कास्ट ने ओबी अवार्ड जीता। 6
मई के 4 से 23, 2010 से डेविड एमसीसी थिएटर के ऑफ ब्रॉडवे नाटक फैमिली वीक में दिखाई दिए, जिसे बेथ हेनले ने लिखा और जोनाथन डेमे ने निर्देशित किया। नाटक की अपनी समीक्षा में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि डेविड के मुख्य प्रदर्शन में परेशान क्लेयर के रूप में कई प्रभावित करने वाले क्षण हैं। 11 व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने 1995 से 2006 तक अभिनेता क्रिस मेसिना से शादी की थी। उन्होंने 2 नवंबर 2009 को सैन फ्रांसिस्को में स्टैंड ऑफ में अपने सहकलाकार अभिनेता रॉन लिविंगस्टन से शादी की। 12 मई 2013 में जोरे ने घोषणा की कि उन्होंने हाल ही में एक नवजात बेटी को गोद लिया है। 13 दिसंबर 2016 में उन्होंने सार्वजनिक किया कि उन्होंने 2015 में एक दूसरी नवजात बेटी को गोद लिया था। 14-15 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 2004 ताजा कटी घास अभिनेता। 2005 महान नया अद्भुत देबी। 2005 सिंड्रेला मैन सारा विल्सन। 2005 इसे अभी खरीदे मां। 2006 शादी का सप्ताहांत दाना। 2006 डोरिस डोरिस। 2006 ब्लैक से दूर डेब्रा। 2007 बैंगनी वायलेट मर्फ का हैम्पटन्स फ्लिंग। काइल स्टीवन गैलन, जन्म 22 अक्टूबर 1986, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन सीरीज वेरोनिका मार्स 2005 से 2006 में कैसिडी बीवर कैसाब्लांकास, ड्रामा सीरीज स्मॉलविले 2004 से 2009 में सुपरहीरो बार्ट एलन और पुलिस सीरीज CSI NY 2006 से 2010 में रीड गैरेट के किरदार के लिए जाना जाता है। साथ ही ड्रामा सीरीज आउटसाइडर्स 2016 से 2017 में हसिल फेरेल की मुख्य भूमिका के लिए भी जाना जाता है। उन्हें अमेरिकन स्नाइपर 2014 और हॉरर फिल्म द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट, जेनिफर बॉडी दोनों 2009, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2010, स्क्रीम और स्माइल दोनों 2022 की रीमेक में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्हें डिनर इन अमेरिका 2020 में साइमन की मुख्य भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। गैलन का जन्म वेस्टचेस्टर, पेंसिल्वेनिया में लैरी और मैरी जेन गैलन के घर हुआ था। उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। गैलन ने वेस्टचेस्टर ईस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने अपनी बहन के साथ उनके ऑडिशन में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। 1 उनके पिता का परिवार यहूदी है। 2 4 साल की उम्र में गैलन की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 3 आजीविका। वंडरकॉन 2010 में गैलन वह जजिंग एमी और क्लोज टू होम जैसे लोकप्रिय शो में अतिथि कलाकार के रूप में आगे बढ़े। गैलन मई 2005 में शो के पहले सीजन के अंत में कैसिडी कैसाब्लांकास के रूप में वेरोनिका मार्स के कलाकारों में शामिल हुए। शो के दूसरे सीजन के दौरान एक सीजन नियमित बनने से पहले स्मॉलविले एपिसोड रन में बार्ट एलन की भूमिका निभाने के बाद गैलन ने 18 जनवरी 2007 के एपिसोड जस्टिस 4 और सीजन 8 के समापन पर भूमिका दोहराई। उन्होंने रैम्पेज एपिसोड में एक किशोर बंदूकधारी के रूप में कोल्ड केस में अतिथि भूमिका भी निभाई और स्वतंत्र फिल्म सबलाइम में दिखाई दिए। 2007 में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के एक एपिसोड इम्पल्सिव 5 उन्होंने बोन्स के एक एपिसोड में जेरेमी फेरेल की भूमिका निभाई, जो एक बाल सौंदर्य प्रतियोगिता प्रतियोगी का संदिग्ध हत्यारा है। उन्होंने हॉरर फिल्म द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई जिसे बुरी आत्माओं ने सताया है। वह स्वतंत्र फिल्म चेरी में दिखाई दिए, जिसे कालामाजू कॉलेज और वेस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय के परिसरों के साथ साथ मिशिगन के कालामाजू शहर के कई स्थानों पर फिल्माया गया था। 6 वह हारून की भूमिका निभाते हैं, जो आइवी लीग का एक नया छात्र है, जो एक बड़ी उम्र की महिला के प्यार में पड़ जाता है और साथ ही उस महिला की छोटी बेटी के लिए स्नेह की वस्तु बन जाता है।
गैलन ने ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के 2010 के रीबूट में क्वेंटिन की भूमिका निभाई। उनका चरित्र मुख्य पात्र नैन्सी की प्रेमिका है। 7. गैलन ने 2012 की फिल्म स्मैशड में हारून पॉल के चरित्र के भाई की भूमिका निभाई थी। गैलन ने एएमसी के द वॉकिंग डेड के चौथे सीजन में एक एपिसोड में जैक की भूमिका निभाई थी। शुरू में यह बताया गया था कि वह एक आवर्ती चरित्र होगा, लेकिन इसके बजाय उसके चरित्र को मार दिया गया। 8 सितंबर 2020 में गैलन को 5वीं स्क्रीम फिल्म में विंस श्नाइडर के रूप में लिया गया था, जिसे मैट बेटिनेली-ओल्पिन और टाइलर गिल्लेट ने निर्देशित किया था। 10 यह फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 11-12 व्यक्तिगत जीवन। गैलन ने 12 दिसंबर 2015 को तारा फर्ग्यूसन से शादी की। उनके 2 बेटे हैं। 13 2013 में गैलन ने ओलिवर थॉम्पसन और बे डारिज के साथ मिलकर स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी मिनट हैंड पिक्चर्स की सह-स्थापना की। तीनों ने फीचर फिल्म वेलकम टू हैप्पीनेस का निर्माण किया, जिसमें गैलन ने वुडी वार्ड की भूमिका निभाई, जो बच्चों की किताबों का लेखक है और जिसकी अलमारी में एक गुप्त दरवाजा है। 14 फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2001 गीला गर्म अमेरिकी ग्रीष्मकाल बॉबी का दोस्त। 2003 घर ढूंढना यंग डेव। रेड बेट्सी चार्ली। 2005 लाल आंख हेडफोन किड का भाई। लुकास केज जन्म 28 मई 1995। एक अमेरिकी अभिनेता है। वह अमेरिकन वैंडल, द व्हाइट लोटस, यूफोरिया और फार्गो में नजर आ चुके हैं। प्रारंभिक जीवन। गेज का जन्म 28 मई 1995 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में हुआ था और उनका पालन पोषण एंसिनिटास, कैलिफोर्निया में हुआ। 1-2 वह हर गर्मियों में फिल्म कैंप में जाते थे। 3 और नाटकों और विज्ञापनों में अभिनय करते थे। 4 उन्होंने एंसिनिटास में सैन डिएगुइटो अकादमी में भाग लिया। 4 आजीविका। नवंबर 2020 में गेज ने जूम पर एक ऑडिशन की क्लिप पोस्ट की, जिसके दौरान निर्देशक ट्रिस्टारम शेपेरो को गेज के अपार्टमेंट की आलोचना करते हुए सुना जा सकता था, इस बात से अनजान कि उसका माइक्रोफोन म्यूट नहीं था। 5 गेज को फिल्म उद्योग में अन्य लोगों से समर्थन के संदेश मिले। हालांकि उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन अस्वीकृति ने उन्हें एचबीओ मिनी सीरीज द व्हाइट लोटस में एक हिस्सा स्वीकार करने की अनुमति दी। 6 व्यक्तिगत जीवन। गेज समलैंगिक है। 7 हेयर स्टाइलिस्ट क्रिस एपल्टन ने ड्रू बैरीमोर शो पर गेज के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की। 5 अप्रैल 2023 को यह घोषणा की गई कि गेज की एपल्टन से सगाई हो गई है। 19 दिन बाद यह घोषणा की गई कि एपल्टन और गेज विवाहित है। 13 नवंबर 2023 को एपल्टन ने अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए गेज से तलाक के लिए अर्जी दी। 11 फिल्मोग्राफी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ। 2014 पशु डैनियल लघु फिल्म। 12 सैटेलाइट बीच बिग डीन का सर्वर। 13 2015 स्काउट्स गाइड टू द जॉम्बी एपोकेलिप्स ट्रेविस। 14 2016 बीमारखाना लुकास। पीटर जैकबसन जन्म 24 मार्च 1965 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज हाउस में डॉ. क्रिस टॉब की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने यूएसए नेटवर्क साइंस फिक्शन ड्रामा कॉलोनी में पूर्व प्रॉक्सी स्नाइडर के रूप में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। जैकबसन का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वे लिन स्ट्रॉस और न्यूज एंकर वाल्टर जैकबसन के बेटे हैं। उनका परिवार यहूदी है, जो रूस, यूक्रेन और संभवतः लिथुआनिया से आता है। 1 वे ब्राउन यूनिवर्सिटी के 1987 के स्नातक है। 2 जैकबसन ने जुइलियार्ड स्कूल से भी स्नातक किया,
जहां वे ड्रामा डिवीजन के ग्रुप 20 1987 से 1991 के सदस्य थे। 3. आजीविका। जैकबसन और लिसा एडेलस्टीन हाउस में उनकी भावी सहकलाकार 1997 की फिल्म एज गुड एज इट गेट्स में एक रेस्तरां में खाना खाते हुए एक जोड़े के रूप में दिखाई दिए। वह लॉ एंड ऑर्डर में रैंडी ड्वॉर्किन के रूप में 2 बार दिखाई दिए, जो एक हंसमुख धर्मयुद्ध करने वाला बचाव वकील था। 2005 में उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म गुड नाइट एंड गुड लक में जिमी की भूमिका निभाई। 4. वह स्क्रब्स, CSI, मियामी, द लॉस्ट रूम, द स्टार्टर वाइफ, ट्रांसफॉर्मर्स, कॉलोनी और द मिडनाइट मीट ट्रेन में दिखाई दिए हैं। जैकबसन हाउस के कलाकारों में डॉ. क्रिस टॉब के रूप में शामिल हुए, जो एक प्लास्टिक सर्जन है, और डॉ. ग्रेगरी हाउस की डायग्नोस्टिक्स टीम में जगह बनाने की उम्मीद कर रहा है। अक्टूबर 2007 में उन्हें शो में नियमित रूप से शामिल होने की पुष्टि की गई। 5. उन्होंने USA नेटवर्क के रॉयल पेन्स के एक एपिसोड में एलन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 6. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1994 यह आपके साथ भी हो सकता था, टेलीविजन रिपोर्टर। 1995 जेफरी आदमी 1। 1996 एड का अगला कदम याल्टा, कॉफी शॉप के मालिक। 1997 निजी अंग वकील। 1997 आज्ञाओं बैंकर। 1997 षड्यंत्र सिद्धांत निगरानी ऑपरेटर। 1997 हैरी का विखंडन गोल्डबर्ग बटा हैरी का चरित्र। 1997 इसके होने जितना अच्छा मेज पर बैठा आदमी। 1998 मानिके से भी अधिक कीमत शमूएल। 1998 बड़ी उम्मीदें फोन पर आदमी। 1998 मिक्सिंग निया। 1998 एक नागरिक कार्रवाई नील जैकब्स। 1999 हिट और रनवे इलियट स्प्रिंगर। 1999 क्रेडल विल रॉक सिल्वानो। 2000 एक प्रतिध्वनि की तलाश में मार्टी पर्लस्टीन। कैस्टिलो का ऑफ ब्रॉडवे थिएटर करियर व्यापक है। 15 कॉलेज के ठीक बाद कैस्टिलो ने ऑस्टिन, टेक्सास में 2000 में सेंटोस एंड सेंटोस के निर्माण में प्रदर्शन किया, जो कि जैमील चागरा और उनके भाइयों पर आधारित था। 21 यह उस निर्माण के दौरान था कि कैस्टिलो ने एक पेशेवर अभिनेता होने के अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। 21 कैस्टिलो न्यूयॉर्क जाने के तुरंत बाद एक लेखक के रूप में लेबिरिंथ थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। 15 उनके मंच पर अभिनय की शुरुआत 2006 में न्यूयॉर्क के पब्लिक थिएटर में जोस रिवेरा के नाटक स्कूल ऑफ द अमेरिकाज के लेबिरिंथ थिएटर कंपनी के निर्माण के साथ हुई थी। 23 वहां उनकी मुलाकात अभिनेत्री और बाद में सहकलाकार सैंड्रा ओह से हुई, जब वह पब्लिक थिएटर के सैटेलाइट्स के निर्माण में प्रदर्शन कर रही थीं। 15 एन्सेम्बल स्टूडियो थिएटर के 2008 में जोस रिवेरा के फ्लावर्स के निर्माण में बेटों के रूप में उनके प्रदर्शन को द न्यूयॉर्क सन की लॉरा कोलिंस ह्यूजेस द्वारा त्रुटिहीन बारीकियों वाला बताया गया था। 24 2009 में उन्होंने प्रीमियर स्टेज पर क्यूसी क्रैम के ए लाइफटाइम बर्निंग के ऑफ ब्रॉडवे प्रीमियर में प्रदर्शन किया। 25 2012 में उन्हें गुडमैन थिएटर के कैंडिडो टिराडो के नाटक फिशमैन के निर्माण में ग्वाटेमाला नरसंहार के बारे में रे रेस की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 26 कैस्टिलो पिट्सबर्ग में जीसस हॉप्ड द ए ट्रेन के 2012 के बेरबोन्स उत्पादन में भी दिखाई दिए। 27 बाद में उन्हें लार्क थिएटर में द वे वेस्ट के बेरबोन्स रीडिंग में कास्ट किया गया। 28 कैस्टिलो ने इंटार थिएटर के साथ काम किया। थिएटर के 2014 के प्रोडक्शन एडोरेशन ऑफ द ओल्ड वुमन में इस्माइल की भूमिका में कास्ट किया गया, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 29-30 उन्होंने 2014 के विक्ट्री गार्डन्स थिएटर प्रोडक्शन डेथ एंड द मेडेन में गेरार्डो की भूमिका में सैंड्रा ओह के साथ अभिनय किया। 15 जिसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। 31 डेथ एंड द मेडेन एक जोड़े के जीवन से संबंधित है। एक महिला जिसने तानाशाही के तहत हुए कुछ अत्याचारों का सामना किया है। 32 कैस्टिलो ने अपनी भारी भूमिका का वर्णन
सरकार की नौकरशाही से निपटने वाले चरित्र के रूप में किया है, जो किए गए अपराधों, विशेष रूप से तानाशाही के दौरान हुई मौतों को देखने की कोशिश कर रहा है। 32 डेथ एंड द मेडेन को मूल रूप से ग्लेन क्लोज, रिचर्ड ड्रेफस और जीन हैकमैन के साथ ब्रॉडवे पर बनाया गया था, लेकिन कैस्टिलो जैसे लातीनी अभिनेताओं को तब कम आंका गया जब चिली के नाटककार द्वारा नाटक में जातीय पात्रों को नहीं लिया गया। 32 पतली परत। कैस्टिलो पहली बार 2005 की लघु फिल्म इमैक्युलेट परसेप्शन में दिखाई दिए। उन्होंने 2007 की स्वतंत्र फिल्म एमेक्सिकनो में इग्नासियो के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म भूमिका तक कई अन्य लघु फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म को 2007 के ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और 2007 के सोनोमा वैली फिल्म महोत्सव में कथा फिल्म की श्रेणी में निर्माता निर्देशक मैथ्यू बोनिफेसियो के लिए जूरी पुरस्कार जीता। 33 फिल्म को 2008 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। उन्होंने लघु फिल्मों और स्वतंत्र फिल्मों जैसे माई बेस्ट डे और ब्लेस मी अल्टिमा में काम करना जारी रखा। 2011 की स्वतंत्र फिल्म कोल्ड वेदर में उनकी भूमिका ने आलोचक रोजर एबर्ट से अनुकूल समीक्षा और प्रशंसा अर्जित की। 34 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा एक मर्मज्ञ मुख्य प्रदर्शन के रूप में की गई, जो नुकसान की भावना को व्यक्त करता है, जो दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। 35 2019 में कैस्टिलो ने स्वतंत्र फिल्म एल चिकानो में अभिनय किया, जिसने हॉलीवुड रिपोर्टर से प्रशंसा प्राप्त की, जिसने नोट किया कि मुख्य भूमिका में उनका करिश्माई प्रदर्शन फिल्म के वजन का बहुत हिस्सा है। 36 टेलीविजन। अपने अभिनय करियर के दौरान कैस्टिलो विभिन्न टीवी भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें नर्स जैकी, ब्लू ब्लड्स, 10 और लॉ एंड ऑर्डर जैसे शो शामिल है। उन्हें एक्शन कॉमेडी वेब सीरीज द ट्रेनी की मुख्य भूमिका में लिया गया और वे वेब सीरीज ईस्ट विलीबी में एडगर के रूप में एक आवर्ती भूमिका में भी दिखाई दिए। 2014 में कैस्टिलो को HBO सीरीज लुकिंग में रिकार्डो रिची डोनाडो वेंचुरा के रूप में लिया गया। 17 37 जो जोनाथन ग्रॉफ द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार पैट्रिक का प्रेमी था। HBO लुकिंग का वर्णन अद्वितीय विकल्प के युग में खुशी और अंतरंगता की खोज करने वाले करीबी दोस्तों के अनफिल्टर्ड अनुभवों के रूप में करता है। 38 कैस्टिलो ने पहले सीरीज निर्माता माइकल लनन के साथ 2011 की लघु फिल्म लोरिमर में रिची के किरदार के रूप में काम किया था, जिस पर लनन ने लुकिंग के पायलट एपिसोड को आधारित किया था। 15 लनन ने शुरू में कोल्ड वेदर में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद लोरिमर में भाग लेने के लिए कैस्टिलो से संपर्क किया था। 17 कैस्टिलो ने अगस्टिन और रिची दोनों की भूमिका के लिए कई ऑडिशन दिए। शुरुआत में उन्हें पास कर दिया गया, उसके बाद उन्हें शो में आवर्ती भूमिका की पेशकश की गई। 15 रिची के रूप में अपनी भूमिका पर शोध करने के लिए कैस्टिलो ने लुकिंग के कार्यकारी निर्माता एंड्रयू है की 2011 की फिल्म वीकेंड देखी। 39 रिची डोनाडो के रूप में उनके प्रदर्शन को श्रृंखला में एक ब्रेक आउट भूमिका के रूप में सार्वभौमिक रूप से सराहा गया। 40 आलोचकों ने विशेष रूप से कैस्टिलो के खुले तौर पर समलैंगिक मैक्सिकन अमेरिकी व्यक्ति के चित्रण को टेलीविजन पर लातीनी अमेरिकी समुदाय के एक दुर्लभ प्रतिनिधित्व के रूप में नोट किया। राउल कैस्टिलो जूनियर, जन्म 30 अगस्त 1977, एक अमेरिकी अभिनेता और नाटककार है। उन्हें एमेक्सिकनो और कोल्ड वेदर में उनकी अभिनय भूमिकाओं और HBO सीरीज लुकिंग और उसके बाद की सीरीज फाइनल टेलीविजन फिल्म लुकिंग द मूवी में रिची डोनाडो वेंचुरा की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें फिल्म वी द एनिमल्स में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उनके उल्लेखनीय लिखित नाटकों में बॉर्डर स्टोरीज और बिटवीन मी, यू एंड द लैम्पशेड शामिल है। उनकी कृतियां लेबिरिंथ थिएटर कंपनी और अटलांटिक थिएटर कंपनी से जुड़ी है। प्रारंभिक जीवन। राउल कैस्टिलो जूनियर का जन्म राउल एच कैस्टिलो सीनियर और एडेलिटा रोड्रिग्ज डी कैस्टिलो के घर हुआ था। 4 उनका एक बड़ा भाई टोनी और एक छोटी बहन है।
2-5 उनके माता-पिता रेनोसा, तमाउलिपास, मैक्सिको से मैक्सिकन प्रवासी है। 2-6-7 जो बाद में मैकलेन, टेक्सास चले गए, जहां उनका और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण हुआ। 4 उनका गृहनगर मैकलेन 90% मैक्सिकन अमेरिकी था। 8 मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के इतने करीब रहने के कारण कैस्टिलो का परिवार अक्सर परिवार के सदस्यों से मिलने जाता था जो अभी भी रेनोसा में रहते थे, जिससे उन्हें एक ऐसी परवरिश मिली जिसे वे बहुत अधिक द्विसांस्कृतिक बताते हैं। 6 कैस्टिलो कहते हैं कि एक सीमावर्ती शहर में पले बड़े। 8 वह बताते हैं कि वह मेक्सिको के लिए बहुत अमेरिकी थे, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत मैक्सिकन थे। 9 उनका पालन-पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ था। 10 उनके वजन के कारण उनका बचपन का उपनाम गोर्डो, मोटा, स्पेनिश में था। 11 कैस्टिलो को पहली बार तीसरी कक्षा में अभिनय में दिलचस्पी हुई जब उन्होंने अपने बड़े भाई को द विजार्ड ऑफ ओज के एक स्कूल प्रोडक्शन में टिन वुडमैन के रूप में देखा। उनके भाई भी एक संगीतकार थे जो गिटार बजाते थे। 12 उनके समर्पण को कैस्टिलो ने देखा था क्योंकि वे घंटों बैठकर स्केल बजाते थे, जिसने कैस्टिलो को बाद में अपने प्रदर्शन के लिए उसी तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। 12 उन्होंने अगले वर्ष एक स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन दिया, कथित तौर पर एक चूहे और एक घड़ी के बारे में, लेकिन अपने ऑडिशन के दौरान वे हंसी रोक नहीं सके और इसके बजाय उन्हें एक गार्ड के रूप में एक गैर बोलने वाली भूमिका में लिया गया। 5 ऑवर लेडी ऑफ सोरोस कैथोलिक स्कूल में छठी कक्षा में रहते हुए कैस्टिलो की मुलाकात भावी म्यूट मैथ बास गिटारवादक रॉय मिशेल कार्डेनस से हुई। 7 13 14 15 मिशेल कार्डेनस ने ड्रम बजाया जबकि कैस्टिलो ने बास गिटार बजाया। 7 14 15 अभिनय शुरू करने से पहले कैस्टिलो ने एक रॉक संगीतकार के रूप में एक गंभीर कैरियर बनाने पर विचार किया। 16 कैस्टिलो का कहना है कि उन्होंने 14 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। 15 मैकेलन हाई स्कूल में प्रवेश के समय एक वैकल्पिक कक्षा के विकल्प की तलाश और दोस्त बनाने का एक तरीका खोजते हुए उन्होंने थिएटर की ओर रुख किया, जो उनके हाई स्कूल में लोकप्रिय था। 16 वह हाई स्कूल के ड्रामा विभाग में गहराई से शामिल हो गए, जिसके बारे में वे कहते हैं कि यह मजेदार था। 3 15 11 साल की उम्र से संगीत बजाने की उनकी पृष्ठभूमि ने मंच पर प्रदर्शन करना उनके लिए स्वाभाविक बना दिया। 3 15 उनकी पहली अभिनय भूमिका पॉल जिंदल के नाटक द सीक्रेट अफेयर्स ऑफ मिल्ड्रेड वाइल्ड के हाई स्कूल प्रोडक्शन में थी। 17 कैस्टिलो ने अपने स्कूल के आई रिमेंबर मामा के प्रोडक्शन में भी प्रदर्शन किया। 18 तब 14 साल की उम्र में उनकी मुलाकात डेवियस मेड्स 7 15 सराचो ने कैस्टिलो को बहुत प्रभावित किया, उन्हें नाटककारों से मिलवाया और नाटक में अपने स्वयं के स्वाद को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 16 कैस्टिलो ने 1993 की फिल्म कार्लिटोज वे को उस फिल्म के रूप में उद्धृत किया जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। 16 वह विशेष रूप से जॉन लेगुइजामो, जॉन ऑर्टिज, विगो मोर्टेंसन और लुइस गुजमैन के प्रदर्शनों से प्रेरित थे। 16 उन्होंने लेगुइजामो के कुछ वाक्यांशों और संवादों को भी याद कर लिया था, जैसे स्पिकोराम, मम्बो माउथ और फ्रीक। 12 कैस्टिलो को मीडिया में कई हिस्पैनिक कलाकारों से भी प्रेरणा मिली, जिनमें मिगुएल पिनेरो और न्यूयॉर्कन पोएट्स कैफे के कार्यों का संकलन शामिल है। 9 वह अल पचिनो और एंथनी क्विन जैसे कई अभिनेताओं को अपना आदर्श मानते थे और अपना अधिकांश समय फिल्म द आउटसाइडर्स देखने में बिताते थे। 12 हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद कैस्टिलो ने बोस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में स्नातक के रूप में नाटक लेखन का अध्ययन किया। 3 17 हालांकि उन्होंने अभिनय करना जारी रखा और थिएटर में प्रमुखता हासिल की। 7 17 अपनी पढ़ाई के दौरान कैस्टिलो ने महसूस किया कि वहां विकसित किया गया सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह सीख रहा था कि अपना काम कैसे किया जाए। 5 वह स्कूल के छात्र संचालित नाटककार महोत्सव के दौरान नियमित रूप से नाटक पेश करता था।
5 विश्वविद्यालय द्वारा पेश इस महोत्सव ने कैस्टिलो को अपने मूल काम के लिए एक मंच दिया। उनके अधिकांश शुरुआती नाटक भारी और गंभीर थे, जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर सामाजिक, राजनीतिक और नस्लीय तनावों से निपटते थे। 12, जिसमें बॉर्डर स्टोरीज नामक एक अभिनय नाटकों की तिकड़ी भी शामिल थी। कैस्टिलो ने अपनी अभिनय क्षमताओं के बावजूद खुद को एक लेखक के रूप में अधिक देखा। कॉलेज के बाद ही जब उन्होंने ऑस्टिन, टेक्सास में नुशांक थिएटर कलेक्टिव में सैंटोस एंड सैंटोस के 2000 के प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई, 21, तब उन्हें एक अभिनेता के रूप में भी पहचान बनाने में प्रोत्साहन मिला। 7, आखिरकार वे 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जिसे वे अपने करियर के लिए सबसे चतुर निर्णय के रूप में वर्णित करते हैं। 5, 22, अभिनय कैरियर। कैस्टिलो ने लुकिंग में अपनी भूमिका को LGBTQ और लातीनी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण बताया। बैकस्टेज के साथ एक साक्षात्कार में कैस्टिलो ने कहा, विशेष रूप से एक सीधे आदमी होने के नाते मैं इस चरित्र का सम्मान करना चाहता था, और भले ही यह पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, यह एक कहानी थी। मुझे पता था कि बहुत सारी उम्मीदें होंगी। मुझे पता है, लातीनी समुदाय के इर्दगिर्द प्रोजेक्ट करने के बाद, कि बहुत सारे लोग ध्यान देने वाले थे। 12, उन्होंने आउट पत्रिका को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि शो में उनका किरदार सीधे दर्शकों को प्रबुद्ध और शिक्षित करेगा, साथ ही समलैंगिक लातीनी समुदाय के कुछ अनुभवों पर प्रकाश डालेगा। 8, कैस्टिलो और उनके चरित्र रिची ने हैशटैग टीम रिची का उपयोग करके एक बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग हासिल की। 41/6/42, हालांकि खराब रेटिंग के कारण HBO ने दूसरे सीजन के बाद लुकिंग को रद्द करने का फैसला किया। 12, HBO ने तीसरे सीजन के बदले में फैसला किया कि लुकिंग एक अंतिम पूर्ण लंबाई वाली फिल्म के साथ समाप्त होगी। 12/2015 में कैस्टिलो फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ड्रामा सीरीज गोथम में भावनाहीन, असंवेदनशील खलनायक एडुआर्डो फ्लेमिंगो के रूप में दिखाई दिए। 43, नाटक लेखन। कैस्टिलो को लंबे समय से नाटक लेखन में रुचि थी। उन्होंने कॉलेज में इसका अध्ययन किया और शुरू में खुद को एक अभिनेता की तुलना में अधिक नाटककार के रूप में देखा। 7-17, कॉलेज के दौरान कैस्टिलो नियमित रूप से छात्र संचालित नाटककार उत्सवों के लिए नाटक लिखते थे। 5, छात्र उत्सव में तैयार किए जाने वाले उनके कॉलेज के नाटकों में से एक बॉर्डर स्टोरीज नामक एक अभिनय नाटकों की तिकड़ी थी, जो रेनोसा में US मैक्सिकन सीमा पर जीवन के बारे में थी। 19, न्यूयॉर्क जाने के बाद वह अभिनेता बनने से पहले शुरुआत में लेबिरिंथ थिएटर कंपनी में एक लेखक के रूप में शामिल हुए और वे लेबिरिंथ के निवासी लेखक बने रहे। 3-9, कैस्टिलो का नाटक चाकू और अन्य तेज वस्तुएं दक्षिण टेक्सास में वर्ग, जाति और आत्मसात के बारे में 44, 45, 46, 47, उनका नाटक बिटवीन यू, मी एंड द लैम्पशेड अटलांटिक थिएटर कंपनी में विकसित किया गया था और 2015 में शिकागो स्थित टेट्रोविस्टा, इलिनोइस की सबसे बड़ी लैटिनो इक्विटी थिएटर कंपनी के साथ विक्टरी गार्डन बायोग्राफ थिएटर के रिचर्ड क्रिस्टियनसेन थिएटर में प्रीमियर के लिए तैयार है। 5-42-48, राउल कैस्टिलो की डार्क कॉमेडी बिटवीन यू, मी एंड द लैम्पशेड अमेरिका मैक्सिको सीमा पर एक परिवार के जीवन की पड़ताल करती है। 12, पुरस्कार। 2012 में कैस्टिलो को नार्को कोरिडो में उनकी मुख्य भूमिका के लिए AFI माननीय उल्लेख से सम्मानित किया गया। 35, राउल कैस्टिलो ने 2012 में एशलैंड इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में माई बेस्ट डे में उनकी भूमिका के लिए एक विशेष उल्लेख जीता। 49, 2014 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ लेटिनो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ने कैस्टिलो को लुकिंग में उनके ब्रेकआउट प्रदर्शन के लिए लूपे अवार्ड, दिवंगत अग्रणी लैटिना अभिनेत्री लूपे ओंटिव्रोस के नाम पर प्रदान किया। 15, वे लूपे पुरस्कार के निर्माण के बाद से इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे अभिनेता हैं। 15, उन्होंने लुकिंग में अपने प्रदर्शन के लिए नमिक विजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कॉमेडी भी जीता। 49,
नवंबर 2016 में उन्हें वी द एनिमल्स में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में नामांकन मिला। व्यक्तिगत जीवन। जब मैं मेक्सिको जाता था तो मैं और मेरा भाई बहन ग्रिंगो बन जाते थे। फिर मैं बोस्टन में स्कूल गया और मुझे लगा कि मैं अमेरिकी नहीं हूं। हर कोई हमेशा पूछता था, तुम कहाँ से हो? मैंने कहा, टेक्सास। और फिर उन्होंने कहा, नहीं, तुम कहाँ से हो? तब मुझे समझ में आया कि अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही है और मैं आश्रय में पला बड़ा हूं। राउल कैस्टिलो, out.com। द्विसांस्कृतिक परवरिश के बावजूद कैस्टिलो ने कहा कि वह हमेशा अमेरिकी होने का एहसास करते थे और जब वे और उनके भाई बहन मैक्सिको जाते थे तो उन्हें ग्रिंगो माना जाता था। 2. वह खुद को मैक्सिकन अमेरिकन के रूप में पहचानते हैं। 39. कैस्टिलो ने अपने बचपन को मैकलेन की उच्च हिस्पैनिक और लैटिनो आबादी के कारण अमेरिका में नस्लवाद और नस्लीय गतिशीलता से सुरक्षित बताया। जब कैस्टिलो अभिनय का अध्ययन करने के लिए बोस्टन चले गए तो यह उनका पहला मौका था जब उन्होंने एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में जीवन का अनुभव किया। 2. 17. कैस्टिलो अपने परिवार के बहुत करीब है। 7. हालांकि उनका लालन पालन कैथोलिक परिवार में हुआ था, लेकिन वे खुद को वर्तमान में धार्मिक रूप से उतना शामिल नहीं बताते हैं। 10. वे अपने माता पिता को पुराने स्कूल और पारंपरिक लेकिन बहुत खुले विचारों वाले के रूप में वर्णित करते हैं। 2. लुकिंग के लिए पायलट की शूटिंग से पहले कैस्टिलो ने अपने परिवार को भाग समझाने और शो के अधिक स्पष्ट पहलुओं से अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखा। उनका परिवार उनकी भूमिका का समर्थन करता था। 2. 15. उनकी बहन एक अकाउंटेंट है और उनकी शादी शेफ और रेस्टोरेटर उमर रोड्रिगेज से हुई है। 2. 11. हालांकि लुकिंग में रिची वेंचुरा के रूप में उनकी भूमिका ने समलैंगिक दर्शकों के बीच कैस्टिलो की लोकप्रियता बढ़ाई है, लेकिन वह विषमलैंगिक है। 39. 40. 2016 तक वह एक रिश्ते में थे। 18. 9. वह मैनहट्टन के हेल्स किचन में रहते हैं। 15. 22. फिल्मोग्राफी। डायलन निकोल गेलुला, जन्म 7 मई 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जो अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट में जैनथिप्पे की भूमिका के साथ साथ स्वतंत्र फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। गेलुला ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म फर्स्ट गर्ल आई लव्ड 2016 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना फिल्मी डेब्यू किया और उसके बाद से उन्होंने फ्लावर 2017, सपोर्ट द गर्ल्स 2018, हर स्मेल 2018, शिटहाउस 2020 और ड्रीम सिनेरियो 2023 फिल्मों में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। गेलुला का जन्म 7 मई 1994 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 2. उनका लालन पालन रिफॉर्म यहूदी धर्म में हुआ। 3. उन्होंने लोअर मेरियन हाई स्कूल में पढ़ाई की और हाई स्कूल में एक कठिन समय को याद करते हुए कहती है कि वह बहुत अकेली थीं, लेकिन अकेले रहने में बहुत सहज थीं और स्कूल में इतनी कम बार आती थीं कि उन्हें या तो अपने वरिष्ठ वर्ष को दोहराने या पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2. 4. 5. वह 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर अकेले लॉस एंजल्स चली गईं। 5. 6. आजीविका। गेलुला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में एम. नाइट श्यामलन की फिल्म लेडी इन द वाटर में एक एक्स्ट्रा के रूप में की थी, जिसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि न तो उन्होंने और न ही उनके माता पिता ने इसे कभी देखा। 2 साल बाद 6ठी कक्षा में उन्हें एक मैनेजर मिल गया। लॉस एंजल्स जाने से पहले न्यूयॉर्क में उनके एजेंट ने उन्हें टेरी नोलन द्वारा निर्देशित अगस्त ओसेज काउंटी के आर्डेन थिएटर कंपनी प्रोडक्शन में जीन फोर्डेहेम की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 7. उन्हें याद है कि शुरू में उन्होंने इस भूमिका को ठुकराने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसमें बहुत दिलचस्पी है। 2. 17 साल की उम्र में लॉस एंजल्स जाने के बाद
उन्होंने सांता मोनिका के एक हाई एंड रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम किया, जहां से उन्हें जल्दी ही निकाल दिया गया। 5. उन्होंने वेस्टलैंड नामक एक पुनर्विक्रय स्टोर में एक खरीदार के रूप में भी काम किया। 1. उन्होंने NCIS नेवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस Are We There Yet और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। 6. गेलुला ने जेनिफर फॉल्स में ग्रेटचेन डॉयल, चेसिंग लाइफ में फोर्ड और अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट में जेनथिप्पे की भूमिका भी निभाई है। जब गेलुला ने अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट में जेनथिप्पे की भूमिका के लिए शुरू में ऑडिशन दिया था, तो वह लॉस एंजिल्स में थी, लेकिन कास्टिंग केवल न्यूयॉर्क शहर में हो रही थी। उसने शो के क्रू को एक ऑडिशन टेप दिया और 1 महीने बाद उसे कॉल आया कि वे इस भूमिका के लिए उसमें रुचि रखते हैं। क्रू ने उसे भूमिका दिए जाने से पहले कलाकारों के साथ टेबल रीड करने के लिए कहा और अंततः उसे भूमिका मिल गई। वह दावा करती है कि उसे नहीं पता कि जेनथिप्पे के चरित्र को वह नाम क्यों दिया गया जो उसे दिया गया था। 8. 2016 में गेलुला ने केरेम सांगा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म फर्स्ट गर्ल आई लव्ड के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म का प्रीमियर 2016 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसने बेस्ट ऑफ नेक्स्ट के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता। एनी के रूप में फिल्म में गेलुला के प्रदर्शन को विभिन्न आलोचकों से प्रशंसा मिली। 9. उसी वर्ष उन्होंने किशोर सिटकॉम फिल्थी प्रेपी टीन्स और हुलू के कॉमेडी ड्रामा कैजुअल जैसे शो में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। वह फ्लावर 2017, सपोर्ट द गर्ल्स 2018 और हर स्मेल 2018 सहित कई स्वतंत्र फिल्मों में दिखाई देने लगीं। 2020 में डायलन ने ब्रोटी गुप्ता के साथ लेक्चर हॉल नामक एक पॉडकास्ट बनाया, जिसमें आयो एडेबिरी और राहेल सेनोट जैसे मेहमान शामिल थे। उन्होंने कूपर रायफ की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म शिटहाउस 2020 में अभिनय किया, जहां उन्होंने रायफ के साथ रोमांटिक लीड की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने A6SW फेस्टिवल में बेस्ट नैरेटिव फीचर के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। 2023 में उन्होंने क्रिस्टोफर बोर्गली की मनोवैज्ञानिक डार्क कॉमेडी ड्रीम सिनेरियो में निकोलस केज अभिनीत टैलेंट एजेंट की सहायक मॉली की सहायक भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 पानी में महिला पूल में लड़की बिना श्रेय वाला अतिरिक्त 2010 मुझे रिसाइकल करे फियोना लघु फिल्म 2013 लूसी 4:57 अपराह्न लूसी लघु फिल्म 2016 पहली लड़की जिससे मैंने प्यार किया एनी 2017 फूल कला बेयर गर्ल लघु फिल्म 2018 लड़कियों का समर्थन करें जेनेल एफिल टॉवर के नीचे रॉसलिंड उसकी गंध डोटी ओजेड लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू के सीजन 13 के अंत में उन्होंने अपने पहले सीजन के बारे में बात की और कहा कि उन्हें और पिनो को एसवीयू के कलाकारों और क्रू से न केवल बहुत गर्मजोशी से स्वागत मिला, बल्कि उनके संबंधित पात्रों को उनके पहले सीजन में जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा खोजा गया। गिडिश कहते हैं, उन्होंने मुझे काम करने के लिए बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है कि वे मुझे अगले सीजन में और भी कुछ देंगे। हम अभी भी भागीदारों के मामले में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं और यह विभिन्न पात्रों की खोज करने का एक शानदार तरीका है। 13 गिडिश के सहकलाकार आइस्टी, जिन्होंने शो के दूसरे सीजन से डिटेक्टिव ओराफिन टूटुओला का किरदार निभाया है, ने मेलोनी के जाने के बाद गिडिश और पिनो दोनों की प्रशंसा की। हमें एक फुटबॉल टीम की तरह फिर से संगठित होना पड़ा, आइस्टी ने कहा। क्वार्टरबैक बदल गया, लेकिन हमें अभी भी गेंद को मैदान में ले जाना था और हमने अच्छा किया। डैनी मजबूती से आया, केली मजबूती से आई और हमने संदेह करने वालों को चुप करा दिया। 16 अप्रैल 2020 को गिडिश के किरदार को सॉल्विंग फॉर द अननोन्स में 2 ND ग्रेड क्लास डिटेक्टिव के रूप में पदोन्नत किया गया। 14 नियमित कलाकार के रूप में गिडिश का अंतिम एपिसोड सीजन 24 एपिसोड 9
एंड ए ट्रॉमा इन ए पीयर ट्री था, जिसमें रोलिंस ने एडीए डोमिनिक कैरिसी जूनियर, पीटर स्कैनाविनो से शादी की और फोर्डेहेम विश्वविद्यालय में पढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए स्पेशल विक्टिम्स यूनिट से इस्तीफा दे दिया। वह सीजन 24, एपिसोड 22, ऑल पेन इज वन मेलेडी, सीजन 25, एपिसोड 1, टनल ब्लाइंड और सीजन 25, एपिसोड 11, प्राइमा नोक्टा में एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में लौटीं। अन्य कार्य 2011 में गिडिश प्रोजेक्ट जेनी, प्रोजेक्ट जान द्वारा नादीन के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 15 मई 2018 में गिडिश बॉडी काउंट के संगीत वीडियो ऑल लव इज लॉस्ट में दिखाई दिए। गिडिश के एसवीयू सहकलाकार आइस्टी के बैंड उनके 2017 एल्बम ब्लरल्स से सोलफ्लाई और कैवलरा कॉन्स्पिरेसी के मैक्स कैवलरा के साथ एक विशेष अतिथि के रूप में। 16 व्यक्तिगत जीवन। गिडिश ने 20 जून 2015 को फ्लोरिडा के न्यू स्मिर्ना बीच में लॉरेंस फॉलबोर्न से शादी की। 17 उन्होंने अक्टूबर 2015 में दंपति के पहले बच्चे लूडो नाम के एक बेटे को जन्म दिया। 18 गिडिश ने नवंबर 2018 में दंपति के दूसरे बच्चे चार्ली नाम के एक बेटे को जन्म दिया। 19, 20, 21 गिडिश और फॉलबोर्न का 2018 में तलाक हो गया। 22 7 नवंबर 2021 को गिडिश ने ब्यू रिचर्ड्स से शादी की। 23 गिडिश ने जून 2023 में अपने तीसरे बच्चे दंपति के पहले ओल्डी को जन्म दिया। 24 उसकी सभी गर्भधारण कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई में लिखी गई थी। 25 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 कैरिबियन की चुड़ैले क्लारा। 2006 दीवारों सारा लघु फिल्म। 2008 प्यार में मौत युवा माँ। अंडरस्टडी सिमोन। 2012 बेदम छोटा। केली मैरी गिडिश, जन्म 13 अप्रैल 1980, एक अमेरिकी टेलीविजन, रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री है। उन्हें एनबीसी क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट 2011 से 2023, 2024 में एनवाईपीडी डिटेक्टिव अमांडा रोलिंस के किरदार के लिए जाना जाता है। गिडिश ने पहले एबीसी सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन 2005 से 2007 में डी हेनरी, फॉक्स क्राइम ड्रामा सीरीज पास्ट लाइफ 2010 में डॉ केट मैकगिन और एनबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज चेज 2010 से 2011 में एनी नोलन फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई थी। 2 प्रारंभिक जीवन। गिडिश का जन्म जॉर्जिया के कमिंग में हुआ था। वह चार्ल्स और नीता गिडिश की बेटी है और उनका एक भाई है जिसका नाम एली है। 1 उनके नाना ने उन्हें अटलांटा के फॉक्स थिएटर में ले जाकर अभिनय में उनकी रुचि जगाई। 3 उनकी नानी भी उनकी रुचियों का बहुत समर्थन करती थी। 3 जॉर्जिया में उन्होंने फोर्सिथ सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ाई की और येटेसी हार्वे नामक एक स्थानीय नाटक शिक्षक के साथ बहुत जुड़ी रहीं, जो उनकी मां की दोस्त थी और एक सामुदायिक थिएटर चलाती थी। अपनी युवावस्था में कई सालों तक गिडिश ने हार्वे के नाटकों में अभिनय किया और उनके स्लीपओवर ड्रामा कैंप में भाग लिया। हार्वे के बारे में गिडिश ने कहा, उसने बस एक भयंकर जिज्ञासा और अभिनय क्या है और इसके लिए कितना समर्पण और रिहर्सल की जरूरत होती है, इस बारे में बहुत उच्च मांगों को प्रेरित किया और हम हर रात नाटक करते थे। 4 गिडिश ने अपनी युवावस्था में कई पुरस्कार जीते। फोर्सिथ सेंट्रल में रहते हुए वह उनकी चैंपियनशिप सॉफ्टबॉल टीम की सदस्य थीं और 1998 में वह गर्ल्स ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन के लिए स्टेट लिटरेरी चैंपियन थीं। 5 उन्होंने इंडियाना में इवांसविले विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने थिएटर प्रदर्शन में महारत हासिल की। 1 गिडिश को अपने अभिनय के लिए परिवार का बहुत समर्थन मिला। उनके माता-पिता उनके हर कॉलेज प्रदर्शन में अभिनय देखने के लिए इंडियाना जाते थे। कॉलेज के बाद वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं। अपने आगमन के 1 साल के भीतर वह फराह फॉसेट के साथ एक ब्रॉडवे नाटक में दिखाई दीं।
आजीविका 2005 से 2010 प्रारंभिक कैरियर गिडिश ने 2005 से 2007 तक सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में डायना हेनरी का किरदार निभाया था। उद्धरण वांछित जुलाई 2007 में सोप ओपेरा वीकली पत्रिका द्वारा पुष्टि की गई थी कि गिडिश और ऑल माई चिल्ड्रन ने आपसी निर्णय से अलग हो गए हैं और वह 19 सितंबर 2007 को डी के रूप में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज कराएंगी। गिडिश थ्रिलर फिल्म डेथ इन लव 2008 में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उन्होंने वेब सीरीज द बर्ग में कर्टनी की भूमिका निभाई, जिसे ऑनलाइन पहली स्क्रिप्टेड वेब सीरीज के रूप में श्रेय दिया जाता है। द बर्ग के लिए जिम्मेदार उन्हीं लोगों ने ऑल फेयर का भी निर्माण किया। गिडिश, निकोलस बिशप और रवि पटेल को फॉक्स के पुनर्जन्म ड्रामा पायलट पास्ट लाइफ में कास्ट किया गया था। WB-TV द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट पिछले जीवन के जांचकर्ताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। गिडिश ने मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अनुसंधान में PhD की भूमिका निभाई, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। 18 मई 2009 को यह घोषणा की गई थी कि फॉक्स ने पास्ट लाइफ को सीरीज में शामिल करने का आदेश दिया है, जो मंगलवार को रात के 9 बजे EST पर 2010 के मध्य सत्र में प्रसारित होगा। 7. इसका प्रीमियर 9 फरवरी 2010 को हुआ और 18 फरवरी को इसे रद्द कर दिया गया। गिडिश ने पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक चेस में केंद्रीय चरित्र US मार्शल एनी फ्रॉस्ट के रूप में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2010 में NBC पर हुआ था। 8. गिडिश को श्रृंखला में मुख्य किरदार निभाने की उनकी क्षमता के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली, लेकिन फरवरी 2011 की शुरुआत में इसे हटा दिया गया। 6 अप्रैल 2011 को NBC ने 23 अप्रैल 2011 को पहली शुरुआत के साथ शनिवार की रात को चेस के 5 नए एपिसोड प्रसारित करने का फैसला किया। 9. 2011 से 2024 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई जनवरी 2007 में गिडिश ने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के एपिसोड आउटसाइडर में बलात्कार पीड़िता कारा बावसन की भूमिका निभाई। 27 जून 2011 को यह घोषणा की गई थी कि गिडिश लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के 13वें सीजन के लिए कोल्ड केस के डैनी पिनो के साथ क्रिस्टोफर मेलोनी के सीरीज से जाने के साथ ही इसके कलाकारों में शामिल हो जाएंगे। 10. गिडिश ने गर्मियों में फिल्मांकन के दौरान टीवी गाइड को बताया, सेट पर हर कोई वास्तव में उत्साहित और ऊर्जावान है। क्रिस मेलोनी के जाने से उन्होंने एक पारिवारिक सदस्य खो दिया है, लेकिन वे हमें बहुत स्वीकार कर रहे हैं। अमांडा इन लोगों के साथ काम करके रोमांचित है और मैं भी। 11. गिडिश ने 13वें सीजन के प्रीमियर स्कॉर्च्ड अर्थ में डिटेक्टिव अमांडा रोलिंस के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें यह किरदार पहली बार डिटेक्टिव ओलिविया बेंसन, मारिस्का हरगिटे के साथ काम करता है। टीवी गाइड के साथ एक साक्षात्कार में गिडिश ने अपने किरदार के बारे में कहा, मेरा किरदार ओलिविया से पूरी तरह से प्रभावित है। अमांडा वास्तव में वहां जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह अपनी चीजों को जानती है और वास्तव में सीखने के लिए उत्सुक है। वह अटलांटा से आई है और वहां एक छत थी, इसलिए वह न्यूयॉर्क तक आई है। गिडिश को अपने 13वें सीजन में सीरीज में शामिल होने पर बहुत अच्छा लगा। मैं इसके बारे में बेहतर महसूस नहीं कर सकती थी। कोई डर नहीं है। जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वह एक ऐसी फ्रेंचाइजी को फिर से जीवंत करने की संभावना थी जो इतनी प्रसिद्ध और इतनी पसंद की गई है और फिर हिलने डुलने और आगे बढ़ने वाली है। गिडिश ने विश्वास व्यक्त किया कि दर्शक समय के साथ रोलिंस और एक अन्य नए चरित्र निक अमारो पिनो के प्रति आकर्षित होंगे। वह कहती है, वे हमसे प्यार करेंगे क्योंकि यह उनके सामने नहीं थोपा जा रहा है। जितना अधिक आप हमारे बारे में जानेंगे और जितना अधिक आप हमें अपने लिविंग रूम में देखेंगे, उतना ही अधिक आप हमसे प्यार करेंगे। निकोलस बिशप, जन्म 19 सितंबर 1973, जिन्हें आमतौर पर निक बिशप के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। उन्हें सोप ओपेरा होम एंड अवे 2004-07 में डिटेक्टिव पीटर बेकर और ABC मेडिकल ड्रामा बॉडी ऑफ प्रूफ
2011 से 2012 में पीटर डनलप के रूप में उनकी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। बिशप का जन्म स्विंडन, इंग्लैंड में हुआ था। जब वह 6 महीने के थे, तब उनके माता-पिता ऑस्ट्रेलिया चले गए और परिवार कैनबरा, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में बस गया। उनके पिता एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सेना अधिकारी और राजनयिक थे। बिशप ने कैनबरा में रेडफोर्ड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1991 में स्नातक किया। बिशप ने 1996 में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, नीद से प्रदर्शन कला, अभिनय में डिग्री हासिल की और 1997 से वहां नियमित स्क्रीन एक्टिंग ट्यूटर रहे हैं। वह 2006 के ऑस्ट्रेलिया दिवस के राजदूत थे। आजीविका। बिशप को ऑस्ट्रेलियाई सीरीज होम एंड अवे में डिटेक्टिव पीटर बेकर के रूप में 4 सीजन के लिए उनकी भूमिका के लिए सबसे अधिक पहचाना जाता है। 2002 में बिशप समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म वॉकिंग ऑन वाटर में दिखाई दिए। अतिरिक्त टेलीविजन क्रेडिट में पास्ट लाइफ, हसल, मैक्लियोर्स डॉटर, हार्टब्रेक हाई, वाटर रैट्स, ब्लू हीलर्स, फार्सस्केप, व्हाइट कॉलर ब्लू और ऑल सेंट्स शामिल है। उन्होंने द शुगर फैक्ट्री 1998, ओकेजनल कोर्स लैंग्वेज 1998, माई मदर फ्रैंक 2000, पनिशमेंट और द लैंड ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स 2010 फिल्मों में भी अभिनय किया। 2011 में उन्होंने यूएसए नेटवर्क सीरीज नेसेसरी रफनेस के एक एपिसोड में एंकर मैनेजमेंट शीर्षक से अतिथि भूमिका निभाई। बिशप ने डाना डेलानी की मेडिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज बॉडी ऑफ प्रूफ के पहले 2 सीजन में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने मेडिकल परीक्षक डॉ. मेगन हंट के सहायक, मेडिकोलीगल अन्वेषक पीटर डनलप की भूमिका निभाई। 4 मई 2011 में यह घोषणा की गई कि बॉडी ऑफ प्रूफ को 2011 की गिरावट के लिए दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 5 उन्हें 2 सीजन के बाद शो से बाहर कर दिया गया था। 6 जून 2014 में बिशप ने कवर्ट अफेयर्स के सीजन 5 में पूर्व नेवी सील से निजी ठेकेदार अरबती बने रयान मैकक्विड की भूमिका निभाई। 7 व्यक्तिगत जीवन। बिशप वेस्ट हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 2021 में उन्होंने अमेरिकी अभिनेत्री जेस मैकलान से सगाई की। उद्धरण की आवश्यकता। इस जोड़े ने 2023 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। 8 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1998 चीनी कारखाना मिशेल लॉरेंस फीचर फिल्म। 1998 कभी कभी अभद्र भाषा का प्रयोग डेविड रेडक्लिफ फीचर फिल्म। 2000 मेरी माँ फ्रैंक मिक फीचर फिल्म। 2002 पानी पर चलना स्पष्टवादी फीचर फिल्म। 2010 ब्लैक लिमोसिन अंतरिक्ष यात्रियों की भूमि थॉमस बोवर फीचर फिल्म। 2014 गुरु ब्रायन में टीवी फिल्म। 2015 वुडलॉन कोच टैंडी गेरेल्ड्स फीचर फिल्म। 2017 द लियर्स केंट लियर फीचर फिल्म। टेलीविजन। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1998 जंगली पक्ष डिटेक्टिव कौन ग्राहम हॉले टीवी श्रृंखला। 1999 जलचूहे शेन बुकमैन टीवी श्रृंखला एपिसोड क्वाड स्क्वाड। 1999 मर्डर कॉल मार्शल बोर्डन टीवी श्रृंखला एपिसोड कट एंड ड्राइड। 1999 पाउडर बर्न जेस। 2000 कानून से ऊपर मैट ब्रिजेस टीवी सीरीज 35 एपिसोड। 2001 फ्लैट चैट टीवी श्रृंखला एपिसोड वैलेंटाइन डे। रिचर्ड शिफ, जन्म 27 मई 1955, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द वेस्ट विंग में टोबी जिगलर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, एक भूमिका जिसके लिए उन्हें एमी पुरस्कार मिला था। शिफ ने द वेस्ट विंग के साथ अपने टेलीविजन निर्देशन की शुरुआत की, टॉकिंग पॉइंट्स नामक एक एपिसोड का निर्देशन किया। वह काउंसिल फॉर ए लिवेबल वर्ल्ड के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में है। एक एचबीओ श्रृंखला बेलर्स में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी।
एबीसी के मेडिकल ड्रामा द गुड डॉक्टर में उनकी प्रमुख भूमिका थी। सैन जोस, कैलिफोर्निया में एक काल्पनिक शिक्षण अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. आरोन ग्लासमैन के रूप में। 2. उन्होंने 2022 में रिलीज होने वाली सांता मोनिका स्टूडियो की गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। प्रारंभिक जीवन। शिव का जन्म 27 मई 1955 को बेथेस्डा, मैरीलैंड में हुआ था और उनका पालनपोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह चार्लोट, जो एक टेलीविजन और प्रकाशन कार्यकारी है, और एडवर्ड शिफ, एक रियल एस्टेट वकील के 3 बेटों में से दूसरे हैं। उद्धरण वांछित, उनके भाई निर्माता पॉल शिफ और प्रतिभा प्रबंधक डेविड शिफ है। 4. उनके माता पिता का तलाक हो गया और चार्लोट ने बाद में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वकील क्लेरेंस बी. जोन्स से शादी कर ली। 5. 6. अभिनय से पहले उनकी शुरुआती नौकरियों में न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाना और 11वें एवेन्यू पर ग्रेहाउंड टर्मिनल में बसों की सफाई करना शामिल था। यह एक टीमस्टर की नौकरी थी, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। 8. 9. उन्होंने विलियम एस्पर स्टूडियो में अभिनय का अध्ययन किया। 10. आजीविका। शिफ ने शुरू में निर्देशन का अध्ययन किया। उन्होंने कई ऑफ ब्रॉडवे नाटकों का निर्देशन किया, जिसमें 1983 में एंटीगोन भी शामिल था, जिसमें हाल ही में स्नातक की उपाधि प्राप्त एंजेला बेसेट भी शामिल थी। 1980 के दशक के मध्य में शिफ ने अभिनय में हाथ आजमाने का फैसला किया और कई टीवी भूमिकाएं निभाईं। उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग ने टीवी नाटक हाई इंसिडेंट के एक एपिसोड में देखा था और उन्हें द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 1997 में कास्ट किया गया था, जिसके कारण उन्हें अधिक बार कास्ट किया जाने लगा और अंततः उन्हें टेलीविजन सीरीज द वेस्ट विंग में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर टोबी जिगलर की भूमिका मिली। शिफ अपने शिल्प के प्रति एकांतप्रिय और गहन दृष्टिकोण के साथ साथ अपनी कमकुंजी डिलीवरी शैली के लिए जाने जाते थे। 11. 1995 में शिफ ने सेवन में एक वकील की भूमिका निभाई। 1996 में उन्होंने टीवी श्रृंखला ER सीजन 2 एपिसोड 17 में अतिथि भूमिका निभाई और अगले वर्ष NYPD ब्लू में दिखाई दिए। 1996 में उन्होंने अल पैचिनो और जॉन कुसैक के साथ सिटी हॉल में एक भ्रष्ट परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका निभाई। शिफ ने 1998 में डोलिटल के रीमेक में एडी मर्फी के साथ एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 की HBO टीवी फिल्म द पेंटागन वॉर्स में कर्नल ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट लॉरेल स्मिथ की भूमिका भी निभाई, जो अमेरिकी सेना के ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के वास्तविक जीवन के विकास पर आधारित थी। उसी वर्ष शिफ फिल्म डीप इम्पैक्ट में दिखाई दिए। शिफ बेकर के पहले सीजन के दौरान एक एपिसोड में दिखाई दिए। उन्होंने आई एम सैम में सीन पेन और मिशेल फिफर के साथ कठोर वकील मिस्टर टर्नर की भूमिका निभाई और पीपल आई नो में अल पचिनो के साथ सहअभिनय किया। शिफ ने रे में जेरी वेक्सलर की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली। 6 सीजन तक द वेस्ट विंग पर काम करने के बाद शिफ ने सीरीज छोड़ने का फैसला किया और अंतिम सीजन के आधे एपिसोड में दिखाई देकर अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा किया। उसी वर्ष उन्होंने सिविक ड्यूटी में पीटर क्राउच के साथ अभिनय किया। मई 2009 में शिफ ने एंटोरेज सीरीज के दूसरे सीजन के फिनाले में खुद की एक कैमियो भूमिका निभाई थी। इस सीन में शिफ अपने एजेंट एरी गोल्ड के साथ लंच पर है, जहां वह एक्शन फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं। वह एंटोरेज 2015 में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में फिर से दिखाई दिए। उन्होंने न्यू ब्रंसविक, न्यू जर्सी के जॉर्ज स्ट्रीट प्लेहाउस में ग्लेन बर्जर के एकांकीय एकल चरित्र वाले नाटक अंडरनीथ द लिंटेल के प्रीमियर रन में भी अभिनय किया। फरवरी 2007 में वह लंदन, इंग्लैंड के डचेस थिएटर 6 में अंडरनीथ द लिंटेल के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में दिखाई दिए और BBC रेडियो 5 लाइव पर दिखाई दिए और साइमन मेयो से द वेस्ट विंग शिफ द्वारा प्रस्तुत अंडरनीथ द लिंटेल का रेडियो संस्करण 5 जनवरी 2008 को BBC रेडियो 4 द्वारा प्रसारित किया गया था। शिफ ने 2008 में प्रिंसटन, न्यू जर्सी के मैककार्टर थिएटर सेंटर में
लैनफोर्ड विल्सन की टेलीज फॉली में अकाउंटेंट मैट फ्रीडमैन की भूमिका निभाई, जिसमें मार्गोट व्हाइट ने सैली टेली की भूमिका निभाई। बाद में उसी वर्ष शिफ ने डस्टिन हॉफमैन और एम्मा थॉम्पसन के साथ लास्ट चांस हार्वे और अर्नेस्ट बोर्गनीन के साथ एंदर हार्वेस्ट मून में सहअभिनय किया और एली स्टोन के सीजन फाइनल में दिखाई दिए। शिफ ने टर्मिनेटर द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स के सीजन 2 एपिसोड कॉम्प्लिकेशंस में चार्ल्स फिशर का किरदार निभाया था। यह किरदार स्काईनेट का सहयोगी और प्रतिरोध का गद्दार था। स्काईनेट को दी गई उनकी सेवा के इनाम के तौर पर उन्हें समय में वापस वर्तमान में भेजा गया था। उन्होंने वेस्ट विंग की पूर्व सहकलाकार मैरी मैककॉर्मैक के साथ इन प्लेन साइट के एक एपिसोड में एक रूढ़िवादी रब्बी की भूमिका निभाई थी। 2009 में उन्होंने एडी मर्फी के साथ इमेजिन दैट और माइकल डगलस और सुसान सारंडन के साथ सोलिटरी मैन फिल्मों में सहअभिनय किया। बाद में 2009 में वे 2 अन्य फिल्मों की शूटिंग के लिए लंदन लौट आए, द इन्फिडेल 12, जिसमें उन्होंने ओमिद जलीली के साथ अभिनय किया। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट 18 अक्टूबर फिक्स की गई है और 127 मिनट की इसकी रनिंग लेंथ हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसके बजट की बात की जाए तो 28 मिलियन का बजट है, जो कि ये हंसते हंसते लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आसानी से पार कर लेगी। और बाकी हिट तो ये मूवी का होना ही है। अधिकतर सिक्वल जब भी मूवी के आते हैं तो वो हिट ही रहते हैं। तो दोस्तों आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और कितने लोग इसे देखने जाने वाले हैं, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।